मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पहले इतिहास में सम्राट अशोक का स्थान। कि जैसे अशोका द ग्रेट, सम्राट अशोक के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, उनके धर्म के बारे में बताया था, उनके शासन प्रबंध, शासन राज्य विस्तार बताया था। तो सम्राट अशोक की जो सारे समाज को, हमारे देश को देन है, सबसे पहले कि एक विशाल साम्राज्य, कि जैसे उनका जो राज्य था वो पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत से लेकर वो उधर बंगाल तक फैला हुआ था। कलिंग भी आ गया उधर, उत्तर में हिमालय पर्वत से दक्षिण में मैसूर तक फैला हुआ था। तो इतने बड़े राज्य की स्थापना की और सारे देश में एकता स्थापित की ताकि देश एक रहे। तो इतना विशाल साम्राज्य, ये भी उनकी देन है। जैसे आज भारत विशाल देश है, तो भारत ऐसा मन में आइडिया कि सारा देश एक होना चाहिए, तो ये मौर्य राजाओं से ही हमें मिला है। फिर अच्छी शासन व्यवस्था, कि जो सम्राट अशोक थे अपनी प्रजा को अपनी संतान समझते थे। कहते जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, उसी प्रकार राजा का कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा की देखभाल करे, उनकी अधिक से अधिक भलाई करे, उसका फर्ज बनता है। और तो इसलिए उसने जगह जगह सड़कें बनाई, सड़कों के दोनों तरफ छायादार वृक्ष लगवाए, जहाँ जहाँ जगह जगह पर कुएं खुदवाए, जगह जगह पर धर्मशालाओं का निर्माण करवाया ताकि यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो। और फिर पशुओं, मतलब इंसानों के, पशुओं के लिए भी अस्पताल बनाए उसने, क्योंकि वो जानवरों से भी बड़ा प्यार करता था। उसके बाद अशोक का धर्म, अशोक का धाम, जिसके बारे में हम बता चुके हैं कि उन्होंने हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से अच्छी अच्छी शिक्षाएं इकट्ठी की और उनको एक सूत्र में पिरोकर नया रूप दिया, जिसे हम अशोक का धाम बोलते हैं। वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये जो कि बड़ों का आदर करो, छोटों के प्रति प्यार करो, आज भी हमारी संस्कृति में है। नैतिक जीवन जियो, किसी के साथ धोखा ना करो, ये आज भी हमारे समाज में प्रचलित है। तो ये सम्राट अशोक की देन है। उसके बाद फिर बौद्ध धर्म का प्रसार भी किया उन्होंने, खुद यात्राएं की ताकि बौद्ध धर्म का प्रचार हो, दूर दूर तक फैले। तो उन्होंने खुद मेहनत की इस मामले में। उसके बाद फिर शांति की नीति, कि वो कहते हैं यार इलाके न जीतो, लोगों के दिलों को जीतो। मान लो आज मैं किसी के इलाके पर कब्जा कर लेता हूँ, कल को वो विद्रोह करेगा, अपना इलाका छुड़ाने की कोशिश करेगा या मेरे ऊपर हमला करेगा। तो इससे अच्छा इलाके ना जीतो, दिल जीतो। तो शांति की नीति अपनाई उन्होंने, सारे संसार को शांति का संदेश दिया। फिर कला क्षेत्र के में बड़ी उन्नति हुई है, कि सांची के स्तूप, सारनाथ का स्तंभ, ये सम्राट अशोक के वक्त बना और आज भी उनको देखा जाए तो वे बिल्कुल नए लगते हैं। उसके बाद पाटलिपुत्र में मौर्य साम्राज्य का महल है, आज भी जो वो बहुत सुंदर दिखता है। फिर शिक्षा के तथा साहित्य के क्षेत्रों में उनकी बहुत ही, तक्षशिला, पाटलिपुत्र, बनारस, यहाँ पर ऐसी यूनिवर्सिटीज़ थी, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़, कि विदेशों से लोग पढ़ने आते थे और यहाँ पर एडमिशन बहुत मुश्किल से मिला करती थी। और कई इतिहासकार, V.A. स्मिथ, उन्होंने कह दिया कि भारत के लोग अंग्रेज़ों के राज्य शुरू होने से पहले अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा अधिक शिक्षित थे। तो बौद्ध धर्म का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है कथावधु, जैनियों के कई ग्रंथ, वो भी इस वक्त लिखे गए। फिर विदेशों से मैत्री संबंध, की जैसे उन्होंने कहा था ना कि इलाका ना जीतो, दिल जीतो। तो दिल जीतने का कारण उनका दूर दूर सारे जो देश थे उनके साथ, सबके साथ मित्रतापूर्ण या मैत्रीपूर्ण संबंध थे। तो नतीजा क्या था, सीमाएं सुरक्षित थीं। तो ये थी सम्राट अशोक की देन। अब मौर्य साम्राज्य का बाद में पतन हुआ। उसके पतन के क्या कारण थे? तो पतन के कारण थे, लेकिन उनको हम बाद में देखेंगे। उस वक़्त की जो थोड़ी स्थिति है, जो से सामाजिक स्थिति क्या थी, लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था, उसके बारे में हम बात पहले करेंगे। सामाजिक जीवन में जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। एक घर का बुजुर्ग वो सारे परिवार की देखरेख करता था, ठीक है।
और लेकिन परिवार में पुत्र होना बहुत ज़रूरी था, कहते वंश कैसे चलेगा। उसके बाद स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी कि पति की अनुमति या परमिशन के बिना वो घर से बाहर नहीं जा सकती थी, ठीक है। और जो अमीर लोग थे कई कई शादियां भी कर लेते थे। प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति थी के कारण लोगों को ज़्यादा, जो स्त्रियां जो थी उनको ज़्यादा घूमने नहीं दिया जाता था। लेकिन उस वक्त अगर कोई स्त्री विधवा हो जाती थी तो उसे दोबारा शादी करने की, पुनर्विवाह करने की अनुमति थी। और कई स्त्रियां तो गुप्तचर, जासूस का काम भी करती थी। जाति प्रथा, जो हिंदू धर्म के 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो उनके मुताबिक प्रचलित थी। तो लेकिन जो विदेशी आए उन्होंने आर्थिक आधार पर कर दिए। उनका कहते हैं हमें कौन कौन सी क्लासेस मिले, कुछ तो दार्शनिक मिले, किसान मिले, शिकारी मिले, व्यापारी मिले, शिल्पकार मिले, सैनिक मिले, मंत्री मिले, भेड़ बकरियां चराने वाले मिले। तो मैक्सथनीज ने ये किया था, तो उसने आर्थिक आधार पर ये कर दिया। लेकिन ब्राह्मणों का काफ़ी आदर था और उन्हें कोई कर भी नहीं देना पड़ता था और उन्हें मृत्युदंड भी नहीं दिया जाता था। तो लेकिन जो शादियाँ थी ज़्यादातर अपनी कास्ट में ही हुआ करती थी, कई बार भी हो जाती थी। तो उनसे फिर कई नई उपजातियाँ भी संपर्क में आईं। लेकिन जो थे कुम्हार, जुलाहे, नाई, मदारी, स्पेरे, इनको ऊंचा स्थान प्राप्त नहीं था, इनको हीन ही समझा जाता था। दास प्रथा भी प्रचलित थी, लेकिन दास को ज़िंदगी में तरक्की करने का पूरा हक था। वो अगर मालिक का काम पूरा हो गया तो वही कहीं कहीं और काम करके अपनी इनकम बढ़ा सकता था। और अगर वो अपना मूल्य दे देता तो उसको मुक्त भी किया जा सकता था। तो ऐसा आता है कि कई बार क्या करते थे जमींदार लोग कि मान लो किसी ने उसके पैसे नहीं दिए, चल मेरा दास बन जा, मेरे को इतने पैसे का काम करके दे। तो जब इतने पैसे का काम हो जाना तो मालिक ने उसको दासत्व से मुक्त कर देना। तो और दासों के साथ व्यवहार अच्छा होता था। इसलिए जो विदेशी आए, स्पेशली मैक्सथनीज, उसने कहा कि नो स्लेवरी वाज देयर इन इंडिया, कि भारत में दास प्रथा थी ही नहीं थी, लेकिन भारत में दासों के साथ बुरा व्यवहार नहीं होता था और लोगों का नैतिक स्तर बहुत ऊंचा था और कोई चोरी चकारी डाका अपराध नहीं थे। क्या लोग घरों को खुले छोड़कर ही चले जाया करते थे। और मनोरंजन का साधन वही घुड़दौड़, पशुओं की दौड़, पशुओं की लड़ाई, ताश खेलना, कई लोग जुआ भी खेलते थे, ठीक है। तो उसके बाद भोजन वेजिटेरियन भी था, भोजन नॉन वेजिटेरियन भी था। तो उसमें और जो ज़्यादातर लोग तो सूती कपड़े पहनते थे, लेकिन कुछ लोग ऊनी भी पहनते थे। अमीर लोग रेशमी कपड़े भी पहनते थे और अमीरों के कपड़ों पर सोने चांदी वगैरह के कुछ ना कुछ डिज़ाइन भी बने होते थे। शिक्षा बहुत उन्नत थी क्योंकि वहाँ पर जो उनके शिलालेख मिले हैं, ठीक है, तो वहाँ से पता चलता है कि अगर धम लिखवाया, क्यों लिखवाया, लोग पढ़ सकें। इसका मतलब लोग पढ़े लिखे हैं तो ही पढ़ सकेंगे ना। तो इसका मतलब शिक्षा का स्तर जो था बहुत हाई था, हाई लेवल ऑफ एजुकेशन। और वैसे मैंने बता चुका हूँ ये 3 यूनिवर्सिटीज़ थी, नालंदा, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, बनारस। ये तो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ थी जहाँ पर लोग विदेशों से पढ़ने आया करते थे।